सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे हम लोग जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। एंड आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के 15 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए थे अप्रैल अटेम्प्ट में, राइट। इसका जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, यानी कि ये जो पीडीएफ है विच आई हाईली रिकमेंड कि आप प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड करके उसके बाद इसे टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करें। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने सिर्फ 24 ही नहीं, 24 का जनवरी अटेम्प्ट, 23 का सारे सवाल, 22 के सवाल, 21 के सवाल, 20 के सवाल सभी हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। एवरी सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम एवरी सिंगल चैप्टर ओवर हियर। सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। तो ये अपना सबसे पहला सवाल है, राइट, जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट का। एंड फेयरली इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे लॉज ऑफ मोशन से। कहता है भैया टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, राइट। वन फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड थ्राइस दैट ऑफ द अदर फोर्स। कहने का मतलब है कि अगर एक फोर्स की मैग्नीट्यूड F है तो दूसरे फोर्स की मैग्नीट्यूड 3F है। ठीक है सर। अच्छा, the resultant of the two forces is equal to the force of larger magnitude। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कोई एंगल थीटा होगा। द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 वेक्टर इज दिस मच। हमसे यहाँ पे n नहीं, हमसे n मॉड्यूलस की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो इनका जो भी रिजल्टेंट होगा आप कैसे लिखते हो? दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, एफ स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू बी कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, हमसे सवाल में कह रहा है कि आपका जो नेट वेक्टर है ना, उसका मैग्नीट्यूड लार्जर फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी ये एफ नेट कुछ नहीं 3f है। दोनों तरफ स्क्वायर मार देंगे तो सर यहाँ पे 3f स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ का रूट सर हमारा गायब हो जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपको सवाल में अब कुछ बचा नहीं है। आपका लेफ्ट और राइट में 3f स्क्वायर मर गया, राइट। वॉट यू आर लेफ्ट हियर, आपके पास -1 इज इक्वल टू 6 कॉस थीटा है। यानी कि सर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/6। यानी कि सर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस और रादर 1/-6। अब हमसे यहाँ पे n नहीं, n का मॉडुलस पूछ रहा है, यानी कि -6 का मॉडुलस कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे हमसे पूछता है अ 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with respect to the horizontal axis। तो आपके पास इस प्रकार से inclined surface है, this angle is your 45 degrees, right। आपके पास यहाँ पे एक मास है m मास, और ये आपको नीचे स्लाइड करना शुरू करता है। ठीक बात है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस इज व्हाट। तो देखिए ये सवाल का प्रॉब्लम ये है कि इनका लैंग्वेज थोड़ा सा सही नहीं है। इनको लिखना चाहिए था कि 2 kg ब्रिक बिगिंस के जगह जस्ट स्लाइड्स, है ना, या फिर एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। उनको कुछ तो ऐसा लिखना चाहिए था कि भैया आपका ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है या फिर वो जस्ट स्लाइड करता है, जिसका मतलब होता कि भैया आपका जो नेट फोर्स है बॉडी पे वो 0 लग रहा है। यानी कि mg साइन थीटा आपका जो फ्रिक्शन लगता है इसके ऊपर म्यू mg कॉस थीटा, पता है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू mg कॉस थीटा लगता है, आपका लग रहा होता है। यहाँ पे नॉर्मल जो है वो आपको बेसिकली mg कॉस थीटा के बराबर लगता है। तो आपका फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है म्यू इंटू नॉर्मल। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है या फिर जस्ट स्लाइड किया है, इसका मतलब है कि आपका लिमिटिंग केस के लिए हम कहते हैं mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा। सो ऑफ कोर्स सवाल के लैंग्वेज में तकलीफ है, अच्छा लैंग्वेज नहीं उतना, बट स्टिल हम लोगों को पता है कि इसके अलावा और कुछ वो लोग पूछ भी नहीं रहे होंगे। तो 45 डिग्री tan 45 आप यहाँ पे देखेंगे तो सर ये अपने को 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके मन में क्या दिक्कत है, क्या आपके मन में सवाल उठ सकता है? कोशिश किया गया है कि उसको भी यहां पे हम लोग
केटर करे। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। क्या कह रहा है हमसे कि आपके पास एक ब्लॉक है और जो नीचे का फ्लोर है ना वो बड़ा ही सॉफ्ट मटेरियल का है, सॉफ्ट फ्लोर है। ये आपको 5 kg का ब्लॉक है। When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of the block, आपने इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया, आपने इसके ऊपर एक आयरन सिलेंडर, और आयरन सिलेंडर कहने का मतलब है कि भैया आपने ऊपर कोई भारी चीज रख दी है जो हमको मास के रूप में दिखा भी रहा 25 kg। तो हुआ क्या कि इस सिलेंडर के दबाव की वजह से ये जो आपको सॉफ्ट फ्लोर है ना, वो सॉफ्ट फ्लोर बेसिकली थोड़ा सा नीचे धस गया, या फिर आप ऐसा समझिए जो यहां पे लिखा हुआ भी है, द फ्लोर यील्ड्स एंड द ब्लॉक एंड सिलेंडर टुगेदर, ये टुगेदर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टुगेदर गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो आपका जो ये फ्लोर है वो फ्लोर इस पे नॉर्मल तो लगा रहा होगा, इस ब्लॉक पे नॉर्मल तो लगा रहा है, लेकिन ये फ्लोर बेसिकली आपको नीचे ऐसे धस रहा होगा इसके वजन के वजह से। तो कॉन्टैक्ट मेंटेन्ड है, बट दिस एंटायर सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको सवाल में ग्रेविटी के वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो आप इसे 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। बढ़िया है सर। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे इसके एफबीडी को कंप्लीट करें, फ्लोर इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा एंड धरती माता इस पे लगा रही होगी मास इनटू ग्रेविटी, 25 + 5 = 30, सो 30 टाइम्स ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते थे 30g माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आपका इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। तो यहां से हम देख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू 30g माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। यहां से आप देख सकते हैं सर 30 ब्रैकेट ले लिया, ग्रेविटी की जगह लिखा 9.8 माइनस 0.1 विच इज 30 मल्टीप्लाइड बाई 9.7। तो सर यहाँ पे अपना हो जाएगा 3 7 21, 2 हाथ में 3 9 27, 291 न्यूटन। तो सर यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़िया है। अब इस प्रकार के सवाल में दिक्कत ये होता है कि अगर तुम ग्रेविटी की वैल्यू 10 लो ना तो आपको 297 आ जाता। अब बच्चे इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि वो 10 ले कि 9.8 ले, और दोनों ही वैल्यू को लेने से जो आंसर आता वो दोनों ऑप्शन में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भैया अगर कुछ ना मेंशन हो तो जी की वैल्यू हम लोग 9.8 लेंगे। ठीक है, अच्छा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमसे कहता है 3 ब्लॉक्स M1, M2 and M3 having masses 4, 6 and 10 respectively are hanging from a smooth pulley using a rope 1, 2, 3 as shown in the figure. The tension in the rope 1 T1 when they are moving upward with an acceleration 2 meters per second square. So fairly simple question. आप ऐसा समझो कि भैया ये आपका धागा है एंड यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, और सर यहाँ पे एक ब्लॉक है। ठीक बात है सर, बढ़िया है। यहाँ पे भी धागा है, यहाँ पे भी धागा है। हमसे कहता है कि भैया पूरा का पूरा सिस्टम आपको ऊपर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वाले धागे में टेंशन T1 बताओ। हमसे यहाँ पे टेंशन T1 पूछ रहा है। ठीक है, ये सारे मासेस आपको किलोग्राम्स में है ना। यहाँ पे जो ये ग्राम लिखा है, ग्राम नहीं है, ये आपको किलोग्राम्स है, जो कि सवाल में सही लिखा हुआ है। तो 4 किलोग्राम, 6 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम, ये आपको 4 kg का है, ये आपको 6 kg का है, और ये आपको 10 kg का है। बढ़िया है सर। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आपको सारे के सारे मासेस सेम एक्सेलरेशन से ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्यों ना पूरे को ही आप एज अ सिस्टम ट्रीट करो। तो टोटल मास हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 10 20, टोटल मास है 20 kg। अच्छा सर, ग्रेविटी की वैल्यू हमको कहता है कि 10 ले लो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आपको टोटल वेट होगा दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो आप यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखते कि नेट फोर्स दैट इज T1 - 200,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में 200 है, तो T1 माइनस 200 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मेरा T1 का वैल्यू निकल के आ रहा है 240 न्यूटन। तो भैया ये आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहा था, 240 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a particle moves in xy plane under the influence of a force F such that its linear momentum is this much. If k is constant, the angle between F vector and force vector is how much? तो भैया हमको F वेक्टर निकालने में कोई तकलीफ नहीं है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको डिफरेंशिएट करो, राइट? यहां पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो k आपको बाहर आएगा एंड कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो यहां पे आपको आ रहा है माइनस के साइन के टी आई कैप। ठीक है, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस ही होगा, तो के कॉस के टी जे कैप। तो भैया तुम्हारे पास एफ वेक्टर है, तुम्हारे पास पी वेक्टर है, एक बारी एफ डॉट पी करके तो देखो। जब तुमने डॉट प्रोडक्ट किया तो आई वाला आई के साथ डॉट देगा, तो ये आपको निकल के आ रहा होगा माइनस के साइन के टी कॉस के टी। ठीक है, और जब जे वाला जे के साथ आपने डॉट कराया तो यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहली बात, और ये आपको आ रहा है कॉस के टी और वहां पे है साइन के टी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों आपको कट के जीरो हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है, यानी उनके बीच में एंगल कितना है सर? 90 डिग्री से π/2 है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है? बढ़िया, सिंपल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है हमसे सवाल में। अ मैन कैरिंग अ मंकी ऑन हिज शोल्डर डज साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 9 मीटर। 9 मीटर, तो भैया सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस जो है अपने को दे रखा है 9 मीटर। ठीक बात है। इट कंप्लीट्स 120 रिवोल्यूशन इन 3 मिनट्स, यानी कि ओमेगा कितना हो जाएगा? 120 रिवोल्यूशन। तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, और 3 मिनट तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। अब ना जाके ये आपको कन्वर्ट हुआ है रेडियंस पर सेकेंड में। हाँ सर, तो सर ये मेरा हो जाएगा 6 दिस इज योर 4 π/3 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ मंकी इज हाउ मच? तो भैया भले ही आदमी यहां है, उसके ऊपर आपको मंकी बैठा हुआ है, इसके ऊपर आपको यहां पे इसके कंधे पे मंकी बैठा है, क्या फर्क पड़ता है? मंकी भी तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो भैया मंकी के ऊपर जो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो सर ओमेगा स्क्वायर किया तो 16 पाई स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इज योर 9, तो सर यहां से 9 से 9 मर गया, एंड दिस इज इक्वल टू योर 16 पाई स्क्वायर विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि क्यों ही पूछते हैं पता नहीं। अ हेवी बॉक्स ऑफ मास 50 kg इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस if coefficient of kinetic friction between the box and horizontal surface is 0.3, then force of kinetic friction is how much? That is equal to simply your mu mg. horizontal surface है, normal mg होगा। I don't know how or why they ask such a question, but पूछा है तो हम लोग तो करके बता देंगे। ग्रेविटी कुछ नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे फिर से 9.8 लेना, यहाँ में हम लोगों ने 9.8 लिया है। So this becomes your 3 multiplied by 5 into 9.8। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 49 into 3, तो भैया आपको एक 7 आएगा, राइट, एंड 147 न्यूटन आएगा, यानी कि सर 7th का ऑप्शन नंबर 2 जो अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आर्टवुड मशीन का सवाल है।
तो एटवुड मशीन में एक बात ध्यान रखो, एटवुड मशीन में एक बात ध्यान रखो कि अगर आपके पास इस प्रकार का पुल्ली है ना, आइडियल पुल्ली यानी मासलेस फ्रिक्शनलेस, और आपके पास एक तरफ एक मास लटका हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा मास लटका हुआ है, दिस इज योर M1, दिस इज योर M2, एंड सवाल में तो हालांकि हमको बोल रखा है कि M2 जो है वो M1 से भारी है। अगर M2 M1 से भारी है तो ये आपको A एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर उठ रहा होगा। तो सर ये जो अपने को A एक्सेलरेशन आता है, आप जब फोर्स का इक्वेशन बनाते हो तो ये अल्टीमेटली आपको इतना निकल के आएगा। ध्यान रहे तो अच्छी बात है, स्पीड सॉल्विंग में काम आता है, ठीक है। बाकी नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन का इक्वेशन लिखो, दोनों इक्वेशन को ऐड करना, आपको ये आ जाएगा। हमसे कह रहा है कि भैया आपका जो एक्सेलरेशन है ना वो g/√2 है, दिस a इज नथिंग बट g/√2। तो भैया हमसे यहाँ पे M1 और M2 का रेशियो पूछ रहा है, तो भैया खेला ही खत्म हो गया ना। हम तो कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऐसी बात है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2M2 √2M1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। हमें M1 चाहिए ऊपर में, तो आप यहाँ पे देखो ना, M2 कॉमन ले लो तो √2 - 1, और यहाँ से M1 कॉमन ले लो तो 1 प्लस √2, दिखा ना, इसको उधर ले गए, √2M1 को उधर ले गए और M2 को इधर ले गए। तो सर यहाँ से हमको दिख रहा है कि M1/M2 इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1। दैट मेक्स योर ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट वन। ठीक है, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ओहो, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। बैंक रोड का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है अ कार ऑफ 800 kg इज टेकिंग टर्न ऑन अ बैंक रोड ऑफ रेडियस 300 मीटर, एंगल ऑफ बैंकिंग इज 30 डिग्री, म्यू की वैल्यू 0.2 है। मैक्सिमम स्पीड हमसे ये पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड ये हमसे पूछ रहा है। बैंकिंग ऑफ रोड पे एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है हमारे चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को याद होना चाहिए कि सर हमारा जो V मैक्सिमम आता है दैट इज इक्वल टू योर √RG म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक बात है सर, अगर ये ध्यान में है तो बहुत ही बढ़िया है, राइट, आपके लिए इजी हो जाएगा फिर इसको आगे बढ़ाना। बट स्टिल अभी भी इसमें ना आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड इट माइट गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो देखते हैं, R अपने को दे रखा है 300, तो यहाँ पे लिखा 300। ग्रेविटी हमको कहता है 10 ले लो, तो 10 ले लिया, बहुत अच्छी बात है। म्यू की वैल्यू हमसे कहता है कि 0.2 ले लो, 0.2 का मतलब है 1/5, तो यहाँ पे आपने लिया 1/5 प्लस tan 30 डिग्री यानी √3 आता, तो हमसे बोला 1.73 ले लो, तो ले लिया 1.73 डिवाइडेड बाई, राइट, या फिर अभी के लिए एक काम करो, इसको √3 ही रखो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू आपका 1/5 है एंड दिस इज योर हाउ मच, ओके सॉरी, tan 30 डिग्री है ना, तो 1/√3 होगा, 1/√3 होगा, और ये आपको हो जाएगा 1/5√3। अच्छा, तो यहां से हम 100 को तो बाहर खींच सकते थे, तो 10 बन जाता, और अंदर में अपने पास अभी भी है 30। यहाँ पे आप 5√3 LCM लेते तो ऊपर में आएगा √3 + 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 5√3 - 1। ठीक बात है। अच्छा, अब तुम यहाँ पे लिखो 10√30, अब तुम लिखो यहाँ पे √3 को 1.73, तो 1.73 में 5 ऐड किए तो 6.73 हुआ। नीचे में 5 इंटू √3, यानी सर 1.73 में अपने को 5 मल्टीप्लाई करने का है, 5 मल्टीप्लाई करने का है, तो 5 × 15 है ना, 35, 6, 8। ठीक है, तो ये अपने को हो गया 8.65, उसमें -1, सो दिस बिकम्स योर 7.65। ठीक बात है। अब हम क्या कह रहे हैं, तुम ऑप्शंस को देखो, सभी ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, तो अगर तुम एक बहुत रफ अप्रोक्सीमेशन भी देखो
तो भैया ये 30 है, 30 को आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है जो ओवरऑल 1 से छोटा है। 6.73 अपॉन 7.65 1 से आपको छोटा ही है ना, हो सकता है 0.9 हो 0.8 हो जो भी है। यानी कि सर 30 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर could be something in the range of 25, 26, 27 something like that। अगर हम एक बार को 25, 26 के आसपास भी समझे, यानी ये रूट को जब इस पूरे नंबर का तुम रूट लेते तो वो आपको 5 के आसपास आता और बाहर में 10 है, यानी कि सर आंसर जो है ना 50, 55 के रेंज में होना चाहिए। और यहां पे देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 50s के रेंज में है, बाकी फिर सीधे 70 चल जाता है। इसी से ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, स्टिल आपको जानबूझ के जब इस प्रकार का कैलकुलेशन देते हैं तो वो लोग ऑप्शन भी फिर उसी हिसाब से देते हैं कि बच्चा अगर सोचे समझदारी से करे तो वो एटलीस्ट ऑप्शन को टिक कर पाए, नहीं तो भैया आपको फिर इसे प्रिसाइजली डिवाइड करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा एंड देन टेक अ रफ अप्रोक्सीमेशन फॉर द अंडर रूट। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कहता है कि भैया अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ मास 100 kg। भैया अगर तुम्हारा ये ट्री का ब्रांच है तो यहाँ पे आपको ये ऐसा सस्पेंडेड है, इस प्रकार से एक धागा है और यहाँ पे आपका एक मास है, इसका जो वेट है वो आपको 200 न्यूटन है। चेन जो है इसका मास खुद 10 kg है, तो इसका यानी कि ओवरऑल नीचे के डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स लग रहा होगा दैट इज 200 न्यूटन प्लस 10 का भी वेट होगा यानी 100 न्यूटन। तो टोटल जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो 100 न्यूटन लग रहा है। द ब्रांच पुल्स द चेन बाय अ फोर्स इक्वल टू हाउ मच। तो भैया ब्रांच जो है वो चेन को पुल कर रहा होगा विद द सेम फोर्स दैट इज इक्वल टू योर, इसको अगर टेंशन ही बोल दो, सो दिस हैज टू बी 300 न्यूटन। सिस्टम आपको इक्विलिब्रियम में है, तो ये तो बहुत ही बेहद नॉमिनल सा सवाल रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। If the catching process is completed in 0.1 second, the magnitude of force exerted by the ball and on the hand of the player is how much? तो ये आपको बेसिकली सवाल है एवरेज फोर्स का, दैट इज इक्वल टू योर चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से मॉडुलस का साइन दिखा सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो भैया फाइनली बॉल का जो मोमेंटम है वो 0 हो गया होगा। इनिशियली बॉल का मोमेंटम आपको मास इनटू वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू 150 बाई 1000 ताकि केजीज में हो जाए। वेलोसिटी 20 है, वेलोसिटी 20 है और ये पूरा प्रोसेस कैचिंग जो हुआ है वो आपको 0.1 सेकेंड्स में हुआ है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा तो 0 से 0 आपको मर गया है, ऊपर में आपको 2 इंटू 15 एंड मॉडुलस है तो माइनस n आपका ऐसे हट जाएगा, 2 इंटू 15 30 है, डिवाइडेड बाई आपको 10 और नीचे में एक 0.1 आपको ऑलरेडी है। तो सर ये आपको कट कुटा के 30 न्यूटन ही बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए और देखते हैं क्या है अपने पास। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, रिपीटेड पीवाईक्यू की गिनती में आप इसको डाल सकते हैं। हमको इसमें कहता है कि भैया आपके पास यहां पे ना 2 सरफेस है, एक सरफेस पे आपको फ्रिक्शन है और एक सरफेस पे आपको फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, राइट, दोनों पे ही एंगल जो है ये आपको 45 डिग्रीज का है, दोनों पे ही एंगल आपको 45 डिग्री का है। सही बात है, 45 डिग्री के साथ फायदा ये होता है, मजे की बात ये होती है कि cos 45 हो या फिर sin 45 हो, दोनों सेम होता है, राइट, वैल्यू में। यहां से भी आपने एक पार्टिकल को रिलीज किया और यहां से भी आपने एक पार्टिकल को रिलीज किया। ठीक है, दोनों ही जगह आपको इनिशियल स्पीड 0 था और दोनों ही जगह आपको जो पार्टिकल है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, लेट अस से s। तो दोनों जगह भैया वो आपको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा s। एक में आपको फ्रिक्शन नहीं है और एक में अपने को फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज हाउ मच।
अच्छा, देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फ्रिक्शन अगर है तो यहाँ पे ये थोड़ा धीरे धीरे नीचे गिरेगा, यहाँ पे ये जल्दी जल्दी नीचे गिरेगा। अगर अगर इस केस में इसको टाइम t1 लग रहा है तो हमसे सवाल में कहता है कि इस केस में इसको टाइम लग रहा है n टाइम्स t1। सेकेंड केस में जो टाइम है वो पहले वाले का n टाइम्स है। ठीक बात है सर। तो हमको ये कंडीशन, ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है कि सर हमारा जो सवाल में t2 है वो n टाइम्स t1 है। ठीक बात है सर। तो हमको यहां पे म्यू पूछा, भैया टी होगा क्या? आपका u जीरो है, पार्टिकल का कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। इस केस में अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन हम लोग a1 मान ले और इस केस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन a2 मान ले, तो हम यहाँ पे काइनेमैटिक्स के इक्वेशन से लिख तो सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u आपको जीरो है यानी कि सर हाफ at स्क्वायर, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू 2s अपॉन a। तो ये t2 जो है सेकेंड केस में जो टाइम लगेगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाई योर a2 इज इक्वल टू n टाइम्स 2s डिवाइडेड बाई a1। तो सर यहां से आपका 2s से 2s तो मर गया, सही बात है सर। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें दोनों तरफ स्क्वायर भी मानना पड़ेगा, सो दिस बिकम्स योर a1 इज इक्वल टू n स्क्वायर a2। अब a1 क्या है? a1 तो g साइन थीटा है, a1 इज g साइन थीटा, दिस इज योर n स्क्वायर, एंड a2 इज, हमको बताना पड़ेगा क्या कि g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा। भैया अगर आपको स्लिपिंग हो रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ म्यू mg कॉस थीटा, तो नेट फोर्स हो गया mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास, तो g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है आपको। बढ़िया है सर। अगर हम ध्यान से देखें तो सर मेरा g से g तो मरेगा, सर मेरा साइन थीटा कॉस थीटा भी मरेगा क्योंकि सब आपस में बराबर है, 45 डिग्रीज है। तो लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में n स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपको माइनस म्यू है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपको 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, यानी कि सर म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़िया, एकदम ध्यान से देखिएगा। अच्छा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमको प्रश्न में कहता है अ सर्कुलर टेबल इज रोटेटिंग, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये सवाल है, सर्कुलर मोशन का सवाल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का सवाल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का सवाल है। हम लोग यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। अ सर्कुलर टेबल इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस, देयर इज स्मूथ ग्रूव along the radial direction. A steel ball is gently placed at a distance of 1 meter on the groove. All the surfaces are smooth. If radius of the table is 3 meter, the radial velocity of ball with respect to the table at the time ball leaves the table is this much, where the value of x is this much. हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। इस डायग्राम का टॉप व्यू बनाते हैं। इस डायग्राम का हमने बनाया यहाँ पे टॉप व्यू। ठीक बात है सर। अब आपका जो ग्रूव है, एक काम करते थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, है ना। अब आपका जो ग्रूव है वो ग्रूव ऐसे है, ये ग्रूव ऐसे है। बढ़िया है सर। अच्छा, एंड आपका जो सिस्टम है मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, आपका जो सिस्टम है मान लीजिए ऐसे घूम रहा है। ठीक बात है सर। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वन मोर थिंग। आपको जो ये रेडियस है ये 3 मीटर है, डिस्क आपको ओमेगा से कॉन्स्टेंटली घूमे जा रहा है। आपने जेंटली एक पार्टिकल यहां पे लाके रख दिया, जेंटली आपने ऊपर से यहां पे रखा है, सच दैट दिस डिस्टेंस वाज योर 1 मीटर। ठीक बात है। तो हम क्या कह रहे हैं, सॉल्व विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, यानी कि एक रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें। अगर कोई ऑब्जर्वर को तुम इसके ऊपर, या राइट, अगर तुम कोई ऑब्जर्वर को इस डिस्क के ऊपर खड़ा कर दो, राइट, तो जब आपने इस पार्टिकल को यहां पे रखा है उस समय इस पार्टिकल का रेडियल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड 0 है, क्योंकि आपने उसको उसी वक्त रखा है।
अब सर ये बॉल आपको इधर जाएगा, उसको जस्टिफाई करने के लिए वी कैन सी ओवर हियर कि द मोमेंट यू सॉल्व इट इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, रोटेटरी फ्रेम ओवर हियर, तो आपको इसके ऊपर एक रेडियल डायरेक्शन में और वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स दिखाना पड़ेगा m ओमेगा स्क्वायर r, एंड इसी फोर्स की वजह से हम कह रहे हैं कि भैया ये आपको बाहर निकल रहा है। तो हम बोले कि मान लीजिए कि सर यहां पे इसका इनिशियल स्पीड 0, मान लीजिए कि ये मूव करता 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 r डिस्टेंस तक गया, ठीक है, मूव करता करता सर ये यहां तक पहुंचा है, तो r डिस्टेंस पे इस बॉल पे, इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है? तो सर r डिस्टेंस पे जो फोर्स लगेगा, यहां पे जो सर इस पे फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि r दूरी पे है सेंटर से। अच्छा बढ़िया है। तो सर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास, दैट इज इक्वल टू योर ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, a को हम क्या लिख सकते थे? a को हम क्या लिख नहीं सकते हैं? v dv बाई डी आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। तो यहां से हमने लिखा सर v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r dr। बढ़िया है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, जब r की वैल्यू 1 है तब पार्टिकल की, और ये v कौन सा v है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, राइट, विथ रेस्पेक्ट, क्योंकि पूरा सवाल ही विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म किया जा रहा है। तो ये जो वेलोसिटी आप इंटीग्रेट करके निकाल रहे हो ना कि भैया जब r की वैल्यू 1 मीटर थी तो इसकी ये वैल्यू v1 है, और जब r की वैल्यू 3 मीटर हो जाएगी उस समय इसकी जो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसको हमने बोल दिया v2। तो ये v1 v2 आपका रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग प्लेटफॉर्म ये वेलोसिटीज है। तो यहां पे हमने बोला कि जब 1 मीटर था तो इसकी वैल्यू v1 है, और जब ये 3 मीटर है तो इसकी वैल्यू v2 है। तो भाई साहब हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस बिकम्स योर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड r का भी होगा r स्क्वायर बाई 2, तो 2 को बाहर रख दो एंड लिमिट लगा दोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सर v1 की तो वैल्यू ही 0 है, v1 की तो सर वैल्यू ही 0 है, ये आपका ऐसे ही मर गया, 2 से 2 आपका ऐसे ही मर गया है। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आपको हो जाएगा 8 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सर v2 इज इक्वल टू 2√2 ओमेगा, और हमसे यहाँ पे x पूछ रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, ठीक है। सो वॉट एवर वेलोसिटी यू फाउंड आउट दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द मूविंग प्लेटफॉर्म, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। बढ़िया है सर। अच्छा देखिए 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपको मिलता जुलता सवाल है जो अभी जस्ट कुछ देर पहले आपका गया है। फिर से हमसे कहता है भैया लाइट अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुल्ली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/8, देन रेशियो ऑफ मासेस m2 by m1 इज हाउ मच। इस सवाल में बच्चों को बहुत ये दिक्कत है कि सर सवाल में कह नहीं रहा है कि m2 भारी है कि m1 भारी है। इन्होंने ऑप्शंस आपको इस प्रकार से दिए हैं कि सपोज कीजिए आपने बोला कि सर मान लेते हैं कि m2 m1 से भारी है, तो आप a का इक्वेशन कैसे बनाते हैं? आप a को लिखते m2 माइनस m1, अगर m2 भारी है तो m2 माइनस m1, अगर m1 भारी होता तो m1 माइनस m2 टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। तो सर ये हो जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। a की वैल्यू आपको दे रखी है g/8, so this is equal to your m2 minus m1, m1 plus m2 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। g ने g को मार दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सर 8 m2 minus 8 m1 is equal to m1 plus m2, so this becomes your 7 m2 is equal to 9 m1, यानी कि सर m2 by m1 is equal to 9/7, जो कि आपका एक ऑप्शन है जो कि मैच हो रहा है, ये आपका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि अगर तुम m1 को भारी मान लेते, तुम यहां पे लिखते m1 माइनस m2, तब आपका रेशियो आ जाता 7:9। अब 7:9 आपको कोई ऑप्शन में तो है ही नहीं, सो देयर इज नो कंफ्यूजन कि आपका 9:7 आप आंसर मार के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए बढ़िया है सर, अगला सवाल देखते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 15 इक्विलिब्रियम का सवाल है।
1 kg mass is suspended from the ceiling by a length of rope of length 4 meter. A horizontal force F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with respect to the vertical axis shown in the figure. हमसे F की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया आपके पास यहाँ पे ये रोप ऐसा है, ये यहाँ पे रोप है, ये ऐसा रोप है, तो ये जो येलो वाला पोर्शन है ना वो आपको रोप है। आपने यहाँ पे एक फोर्स F लगाया है जिस के कारण आपको रोप जो है वर्टिकल के साथ एंगल 45 डिग्रीज बना रहा है। ये मास आपको 1 kg है। तो आप बेसिकली इस पॉइंट का, ये जो ग्रीन डॉट है ना, इसका आप FBD बना सकते थे। ये जो ग्रीन डॉट है आपका, आप उसका FBD बना लो भैया, आपको सिस्टम रेस्ट पे है, राइट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है और यहाँ पे आपको टेंशन है T1, जैसा कि हमको डायग्राम में भी दिख रहा है। अब ये जो आपको टेंशन है T1, इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ आएगा T1 बाई रूट 2 साइन 45 एंड कॉस 45, इधर की तरफ आपको आ जाएगा अगेन T1 बाई रूट 2। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको आएगा 1 kg का, राइट। अब देखो यही कुछ आपका है ना यहाँ पे पंगा है। अब इस पूरे सवाल में उन्होंने जी का वैल्यू नहीं दिया। अब एनटीए के हिसाब से 99% टाइम वो जब जी का वैल्यू नहीं देते हैं तो 9.8 ले लेना होता है। यहाँ पे अगर तुम ऑप्शन देखो ना तो देख के ऐसा फीलिंग आ रहा है कि भैया उन्होंने जी का वैल्यू 10 लेके ही आंसर दिया है। तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग नहीं अगर कुछ दिया जाए तो जी की वैल्यू 9.8 लेना चाहिए। इस सवाल में वो लोग ऐसा रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो दैट बीइंग टिपिकल एनटीए। एनीवेज, तो 1 kg के वजह से नीचे की तरफ लगेगा 10 न्यूटन और यहाँ पे आपके पास फोर्स F तो है ही। सिस्टम आपको रेस्ट पे है तो भैया दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। नाउ ऑब्वियस सी बात है कि जब T1 बाई रूट 2 10 के बराबर है, यानी F की वैल्यू भी तो 10 ही हुई, क्योंकि ये भी तो T1 बाई रूट 2 है। तो F आपको कितना है, बेसिकली 10 न्यूटन ही तो है। खत्म खेला। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हिट दैट लाइक बटन। अपन मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।